हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का बचा हुआ चैप्टर जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ से वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आगे का चैप्टर है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र इस विधि में विभिन्न चरणों को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है वायु। वायु क्या है? दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। फिर है द्रवीय वायु में क्या होता है? प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। देखिए यहाँ पर क्वथनांक दिया गया है डिग्री सेल्सियस में और वायु प्रतिशत आयतन में दिया गया है। ऑक्सीजन का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर -183 होता है, ऑर्गन का -186 होता है, नाइट्रोजन का 196 होता है माइनस में। और वायु प्रतिशत अगर आयतन में देखें तो यहाँ पर 20.9 होता है ऑक्सीजन का, ऑर्गन का 0.9 और नाइट्रोजन का 78.1। हम देखेंगे हमें पता है कि वायुमंडल में 78.1 मतलब सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र, देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है तो आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर वायु के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाएगा। फिर है आगे पे चैप्टर की यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया। तो देखिए यहाँ पर वायु के घटकों का पृथक्करण है और वायु से जो है द्रवित वायु प्राप्त करने का ये चित्र है प्रभाजी आसवन का कि कैसे पृथक्करण किया जाता। तो एक यहाँ पर पात्र है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से ये सारी प्रोसेस होती है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर क्या लगे हैं, जल निर्गत के लिए, शीतल संपीड़ित वायु के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है उपकरण दिखाया गया है चित्र में। अब देखेंगे बच्चों आगे पे है कि निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। दूसरा है जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। तो किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 2.9 एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें, CuSO4 लें। फिर क्या करना है, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। जल घर में जल शुद्धि निकाय, तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कॉपर सल्फेट की अशुद्धि को क्या करना, शुद्ध कॉपर सल्फेट में चेंज करने के लिए यहाँ पर उपकरण दिया गया है। इस उपकरण की सहायता से यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि जल का भंडारण, यहाँ पर तलहट टैंक है। दूसरे इसमें ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए यह टैंक होता है। फिर निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए ये होता है भार, यहाँ पर टैंक कहेंगे इसे। फिर बारीक बालू यहाँ पर रहती है, छानक टैंक है। मोटे कंकड़ पत्थर बारीक बालू जल यहाँ से छनता है। फिर बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है और लास्ट में यहाँ पर घरों में जो है शुद्ध पानी आता है। तो इस प्रकार से जल घर में जल शुद्धि निकाय इस प्रकार से किया जाता है। अब अगला है विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली पर प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट की प्रक्रिया जिस माध्यम से होती है उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें। कुछ प्रश्न है कि चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं, क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे।
देखिए फिर आगे पे है कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कौन कौन से कारण है कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर जो है झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार से यहाँ पर क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के आगे पे है विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का विस्तार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर एक रेखा चित्र यहाँ पर 2.13 में जैसे कि ऊपर पे चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए जल घर है, ये में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। प्रश्न पहला है पेट्रोल और मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो देखेंगे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि जब दो घुलनशील मिक्सिबल द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो तब इनके मिश्रण को आसवन विधि डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा पृथक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्य विधि दिया गया है। प्रोसीजर है कि मिश्रण पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल इनका जो है टेम्परेचर का अंतर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। एक आसवन फ्लास्क में लें इन दोनों को, फिर इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को नीचे जो है दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें। इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर देंगे। एक बीकर लेंगे, बर्नर लेंगे, यहाँ पर थर्मामीटर लगा देंगे। इसमें देखिए यहाँ पर आपको मिश्रण लेना है, फिर नीचे पे एक बर्नर लगा देना है, फिर यहाँ पर थर्मामीटर लगाना है, फिर यहाँ पर ये एक लगाना है पात्र नली, फिर यहाँ पानी निकाय के लिए हो जाएगा और यहाँ पर पेट्रोल जो है अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। तो आपको देखिए आसवन फ्लास्क यहाँ पर आपको शेष मिट्टी का तेल मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको पेट्रोल मिलेगा। तो इस प्रकार से इनका पृथक्करण किया जाएगा। सावधानी पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें आसानी से आग लग जाती है। फिर है पृथक करने की अगला प्रश्न दिया है बच्चों, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। दही से मक्खन, समुद्र जल से नमक और नमक से कपूर। तो ये इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे आपकी पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम। दही से मक्खन, दही से मक्खन की विधि का क्या नाम हो जाएगा? अपकेंद्रण विधि या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। फिर है समुद्री जल से नमक बनाना है। अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या जाएगा इवेपोराइजेशन वाष्पीकरण विधि के द्वारा और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगी ये। फिर है तीसरा प्रश्न कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ठोस जो पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ठोस प्रकार अर्थात क्रिस्टलीकरण विधि अर्थात जो समुद्री जल से नमक प्राप्त करा हुआ और जो नमक में अशुद्धि उसको प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि। लेकिन अगर समुद्री
जल से नमक प्राप्त करना है तो उसके लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंतर को समझ लेंगे। अब आगे पे बच्चों देखेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे। जल तथा खाने पकाने वाले तेल दोनों द्रव में, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध एवं ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेज हवा में तेल जो है हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आगे पे है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? देखिए, तत्व के बारे में है कि तत्व किसे कहते हैं। नहीं, आगे पे देखेंगे बच्चों, कुछ प्रश्न फिर से दिए गए हैं। यहाँ पर है प्रश्न, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले पे दिया गया है पेड़ों का काटना। तो पेड़ों का काटना जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर है अलमारी में जंग लगना, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो है वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फिर है अगला, जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर है फलों में सलाद बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन ही हो जाएगा। और लकड़ी और कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अलमारी में जंग लगना और विद्युत तरंग वाला और लकड़ी और कागज का जलना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। बाकी के पूरे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों, शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्वित जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल आदि मिश्रण, नल का जल या फिर दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि। तो ये जो है हमारे आसपास की चीजें हैं जो शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न इन्हें हम कर सकते हैं। अब आगे पे देखेंगे, चैप्टर है शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला जो हो जाएगा प्रकार तत्व। तत्व किसे कहेंगे? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये मेन डेफिनेशन है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। तो धातुओं के गुण क्या क्या हैं? ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। फिर है ये आघातवर्ध्य होती हैं, इनको पीटकर महीन चादर में ढाला जा सकता है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। फिर है सोना चांदी, उदाहरण में आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है।
अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं अधातुएं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल या कोक बोलेंगे इसे, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, जो थोड़े धातु और उपधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। जैसे कि क्या आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, उपधातुएं हैं। आगे पे चैप्टर की अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं और 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर, एक तो पारा है और दूसरा ब्रोमीन, कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ये कुछ फैक्ट दिया था। फिर है अगला पदार्थ जो है यौगिक होगा। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। इसकी देखिए डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। तो क्रियाकलाप देखेंगे। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह पहला लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह सेकंड लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह फर्स्ट और सेकंड प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को ले लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट में की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम है? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं कि समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसमें ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री को जो है प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर मिश्रण तथा यौगिक में अंतर है। देखिए पहला पॉइंट आ जाएगा मिश्रण के अंतर्गत तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक में आ जाएगा तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाएगा मिश्रण में मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। और यहाँ पर यौगिक में आ जाएगा कि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं।
चौथा पॉइंट आ जाएगा घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, और यौगिक में कि घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। फिर देखेंगे बच्चों अगला है चैप्टर में आगे पे मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों समूहों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। और यहाँ पर फिर आगे यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिकों की बनावट और रंग भी सभी स्थानों का पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक जो है प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर आरेख दिया गया पदार्थ की अवस्थाएं देखिए, यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई नियत संगठन नहीं होता है मिश्रण में, और शुद्ध पदार्थ में नियत संगठन होता है। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे क्या क्या जाएगा, तत्व और यौगिक, जो पदार्थ की जो है अवस्था है। तो तत्व आ जाएगा और यौगिक आ जाएगा। अब तत्व क्या होते हैं, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, जबकि यौगिक में क्या आ जाएगा कि यौगिक जो है नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक पर तत्वों में विघटित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए तत्वों में उदाहरण आ जाएगा कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। और यौगिक में उदाहरण आ जाएगा जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। अब देखेंगे मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा, जिसमें समान संगठन होंगे, और विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जिसमें असमान संगठन होंगे। अब देखिए समांगी मिश्रण के अंतर्गत देखेंगे उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण में क्या आ जाएंगे, बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, जल में जो है तेल में जल आदि जो है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण आ जाएंगे। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स दिए गए हैं कि आपने क्या सीखा। हर चैप्टर के लास्ट में जो आपने चैप्टर सीखा है उसके बारे में कुछ समरी दी रहती है, तो इन समरी को आप पॉइंट बाय वाइज जो है पढ़ लेंगे। अब देखेंगे बच्चों अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम। तो देखेंगे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो पहला है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो पहली विधि में आप कौन सी विधि अपनाएंगे, वाष्पन या वाष्पीकरण विधि। फिर बी नंबर पे दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में आप कौन सी विधि अपनाएंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि, क्योंकि ये विधि में क्या होगा कि ठोस से डायरेक्ट गैस में जो है परिवर्तन होगा। फिर है धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, तो आप निस्पंदन या छानन विधि का प्रयोग करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। फोर्थ नंबर डी नंबर पर है कि दही से मक्खन निकालने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, अपकेंद्रण विधि, इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलेंगे। फिर ई नंबर पे दिया गया है कि जल से तेल निकालने के लिए आप जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप का या सेपरेटिंग फनल का विधि का प्रयोग करेंगे। फिर है अगला चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने में, तो देखिए आप ये घर में भी करते हैं, तो इसके लिए आप छानन विधि का प्रयोग करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। फिर जी नंबर पे प्रश्न है कि बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, तो आप चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। फिर है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में आप फटकन विधि या विनोइंग मेथड इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसका प्रयोग करेंगे। फिर है अगला पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए आप भारण, लोडिंग या फिटकरी का प्रयोग करेंगे। फिर है अगला पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ने से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में आप क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है पाठ में
दूसरा प्रश्न है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय और तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के प्रयोग से बताएंगे। तो चलिए देखेंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। फिर दूसरा है कि इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। हमने पहले ही देखा था कि जो विलयन बनता है उसमें विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलेय जो कम मात्रा में पदार्थ होता है उसे विलेय कहते हैं। तो चीनी कम मात्रा में होगी इसलिए विलेय पदार्थ होगी। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। चौथा पॉइंट आएगा कि अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक अघुलनशील विलेय है। तो देखिए, आप देखते होंगे कि जैसे चीनी डालते हैं तो पानी गर्म होता है तो जो है चीनी घुल जाती है, लेकिन चाय पत्ती नहीं घुलती है। तो ये अघुलनशील विलेय है तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए। और छठवां पॉइंट हो जाएगा, अब एक छन्नी से इसे छानिए। आपको चाय घुले तथा चाय की पत्ती छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होगी। तो देखिए, जो शब्द दिए गए थे उनसे हमने बताया कि कैसे जो है किन चरणों के माध्यम से चाय तैयार की जाएगी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट है विलेय पदार्थ, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर तापमान केल्विन में दिया गया है अलग अलग। और यहाँ पर जो दिया गया पहला है ए नंबर का है प्रश्न की 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का जो है संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा 62 ग्राम होगी। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर। फिर अगला है, इसलिए तो इसे सॉल्व करने पर इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पर NO4 की मात्रा 62/100 गुणा 50 बराबर 31 ग्राम होगी। अब बी नंबर का प्रश्न है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो बी नंबर का उत्तर होगा कि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को जब ठंडा किया जाता है तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस के NO का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। अब तीसरा सी नंबर का प्रश्न है बच्चों की 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार से होगी। पोटेशियम जो है नाइट्रेट की जो है 32 ग्राम होगी, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम होगी, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम होगी घुलनशीलता। फिर है डी नंबर का कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डी नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों कि ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब चौथा प्रश्न है कि निम्न के उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या क्या है? संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। तो इन्हें हम उदाहरण सहित व्याख्या, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों। देखिए, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब किसी
दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घोली जा सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। फिर है बी नंबर पर शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस। तो इसका यहाँ पर शुद्ध पदार्थ है कि शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी आदि। फिर तीसरा है कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इनके विलेय कणों को खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता तथा ये स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फ्रेश क्रीम, मक्खन इत्यादि। फिर है चौथा निलंबन सस्पेंशन। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठे जाता है, जैसे कि कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर तथा पानी में चूना पत्थर इत्यादि। फिर है अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित से प्रत्येक की समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण में क्या क्या आ जाएगा? सोडा जल आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा, वायु, सिरका, छनी हुई चाय आ जाएगी। और विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा लकड़ी, मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों। तो आप वीडियो को जो है पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इन जो है प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 6वां, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो है द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। फिर है 7वें नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, आपको बताना है। तो निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। बर्फ जो है शुद्ध पदार्थ आ जाएगा, लोहा शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है और पारा जो है शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब है अशुद्ध पदार्थ है। फिर है निम्नलिखित 8वां प्रश्न की निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो दिए गए मिश्रणों में से विलयन है समुद्री जल और सोडा जल, 2 आ जाएंगे, समुद्री जल और सोडा जल। फिर है प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन में से जो है दूध और स्टार्च विलयन जो है ये क्या करेंगे? कोलाइड विलयन का गुण प्रदर्शित करेंगे, अर्थात कोलाइड विलयन है अर्थात टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। फिर है 10वां प्रश्न बच्चों की निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, कुछ पदार्थ दिए गए, इनको तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो देखिए यहाँ पर तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से जाएंगे? सोडियम आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, टीन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। और यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। और मिश्रण में आ जाएगा चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला, रक्त। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तत्व, यौगिक और मिश्रण को दिए गए पदार्थों को अलग अलग आप वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं, बताना है। तो देखिए पहला है पौधों में वृद्धि। तो पौधों में वृद्धि ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सी नंबर का है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये नहीं आएगा रासायनिक परिवर्तन में। फिर है खाना पकाना, ये आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है।
फिर है जल से बर्फ बनना, ये नहीं है। और लास्ट वाला मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पहला वाला, बी नंबर वाला और डी नंबर वाला, ई नंबर वाला और जी नंबर वाला जो है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी दो जो है सी और एफ जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है में बचे हुए चैप्टर को समझा। साथ ही अभ्यास जो प्रश्न है उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर इस वीडियो में सॉल्व करें। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया है जिसमें हमने चैप्टर को समझाया है और साथ ही पाठगत जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी इस वीडियो में हमने बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।